तो मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही होगी सभी लोगों को। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, और ब्लड ग्रुप का पूरा हम लोग हिस्ट्री से लेकर के अभी मॉडर्न डेज तक कैसे ब्लड ग्रुप काम करता है और कैसे रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आई होप अभी सभी लोगों को आवाज़ ठीक आ रही होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जब से हम लोगों ने जानना समझना चालू किया है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा लाल कलर का पदार्थ है जो कि पूरी बॉडी में फ्लो होता है, घूमता है, तब से जब लोगों को पता नहीं था कि साइंस क्या होती है ब्लड की, तो लोगों ने अलग अलग मिसकंसेप्शंस बनाए हुए थे। जैसे कि पहले लोगों को लगता था कि बॉडी में जो ब्लड है ये हमको जीवन देने का काम करता है, कि मतलब इसमें जो इस अगर हम किसी ओल्ड व्यक्ति को किसी यंग व्यक्ति का ब्लड दे देंगे तो हो सकता है वो जवान हो जाए, वो बुढ़ापा उसका रिवर्स हो जाए। या फिर कई लोग को ऐसा लगता था कि यार हम लोग का ब्लड जो है कई बार ख़राब हो जाता है, तो उसको काट के बहा दें तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए। या फिर इसी से रिलेटेड और भी मिसकंसेप्शन से एक काम करते हैं कि खून की कमी हो गई तो हम लोग जानवर का ब्लड चढ़ा के देख लेते हैं इंसान में, तो क्या होगा, इंसान मर ही जाएगा। या फिर कोई नहीं मरेगा तो सिम्टम्स उल्टे सीधे होंगे। या फिर हमको पता ही नहीं कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर डाल ले रहे हैं ब्लड ग्रुप के बिना किसी ब्लड ग्रुप खोज तो 1900 में हुई है ना, सन 1901 में। उसके पहले तो ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं था लोगों को, तो लोग समझते थे कि खून की कमी हो गई तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को खून चढ़ा लेते हैं तो फिर हम लोग सही हो जाएंगे। तो कभी कभी बचते थे लोग, कभी नहीं बचते थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ब्लड से रिलेटेड आज हुई हैं, जिसके बारे में हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। फिर देन हम लोग इस बारे में बात करेंगे आज कि जो अभी लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, आरएच सिस्टम क्या होता है। फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो हमारे इंडिया में मुंबई में जिसकी खोज हुई है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो मेथड्स अभी जो हैं डायग्नोस करने की ब्लड ग्रुप की, वो कौन कौन सी मेथड्स हैं। जैसे कि नॉर्मल जो हम लोग स्लाइड मेथड से टेस्ट लगा लेते हैं, फिर ट्यूब मेथड से टेस्ट लगा लेते हैं, फिर रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, और फिर रिवर्स के साथ अभी जो एडवांस मशीनें आई हैं, जो ऑटोमेटिक एनालाइजर्स हैं, जेल कार्ड मेथड क्या होती है। और फिर हम लोग जीन लेवल तक जाएंगे कि हम लोग किसी के हेयर सैंपल से या फिर किसी के सलाइवा सैंपल से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ तक की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पूरा ओवरऑल हिस्ट्री से लेकर के जब से ब्लड का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है और जहाँ अभी तक जो मॉडर्न रिसर्चेस हमारी पहुँची हैं ब्लड ग्रुप को लेकर के, वहाँ तक की हम लोग पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे कि आज के बाद हमको ऐसी कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़े ब्लड ग्रुप के ऊपर। क्योंकि जितने ज़्यादा तरीके से हम नॉलेज लेते हैं अलग अलग जगह से, तो वो उसका जो बेस रहता है तो वो तो मजबूत हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमको जब हम बहुत सारे जगहों से नॉलेज लेकर इकट्ठा करते हैं तो फिर हम हमारा जो है ये हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ था करके। तो इस वीडियो के बाद पूरा देखने के बाद, इसके नोट्स पढ़ने के बाद आपको जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी मिसकंसेप्शन थे ब्लड को लेकर के, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कई लोग को बोलते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुप मेरे को समझ में नहीं आते हैं, या फिर ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा हमको। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के बाद हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर चालू करते हैं क्लास आज की। हम लोग थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इतनी ठीक रहेगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बैकग्राउंड से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, स्टेशन थोड़ा सा पास में ना। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पेज हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहले कि जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी उसके पहले हिस्ट्री में कौन कौन से मिसकंसेप्शन चल रहे थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम लोग अगर पहले पॉइंट पे हम लोग देखें कि पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्लड को एज अ लाइफ फोर्स मानते थे, या फिर जो हमारी बॉडी में आत्मा होती है, सोल होती है, उससे कंपेयर करते थे ब्लड को। ये ऐसा है कि अगर से हम किसी का ब्लड अगर से चेंज कर दें, ठीक है, तो इंसान की ताकत बढ़ सकती है, बीमार इंसान ठीक हो सकता है, जवानी लौट सकती है उसकी। तो ये सब क्या था कि साइंस वाइंस पता नहीं थी लोगों को, बस लोगों को मानते थे ये सब चीज़ें, लोगों के अंदर भ्रम थे इन सब चीज़ों को लेकर के, तो ऐसा चलता था। ठीक है, देन कुछ टाइम बाद और कुछ चीज़ें हुई तो फिर लोग क्या कहते थे कि यार खून अगर ख़राब हो गया है किसी व्यक्ति का, तो खून को हम बॉडी से निकाल करके, जिसको हम लोग ब्लड लेटिंग कहते हैं, तो ब्लड लेटिंग करके खून को बाहर से बाहर निकाल करके बॉडी से हम उसकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो भाई कई बार ऐसा होता था कि ब्लड निकालने के चक्कर में ज़्यादा ब्लड निकल गया, मर गया आदमी, तो पता ही नहीं थी सारी चीज़ें कि क्यों ही बीमार हो रहा है आदमी, किसी को बैक्टीरिया वायरस का नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो इस टाइप की चीज़ें ब्लड से रिलेटेड चलती रहती थी। जैसे कि कई बार जो रिच थे, अमीर राजा महाराजा लोग रहते थे, उन लोगों में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन थे कि यार
हम अगर किसी बच्चे का खून या फिर किसी यंग या नौजवान का खून अपनी बॉडी में चढ़ा लेंगे तो हम भी यंग हो सकते हैं, क्योंकि यही तो फोर्स है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, जो हमको जैसे हम वैसे बना के रख रही है। तो उस चक्कर में कई लोग बचते थे, कई लोग मर जाते थे, है ना। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती थी पहले के टाइम पे। और कई बार जब इंसान हमारा जो 17वीं शताब्दी है, 17th सेंचुरी, मतलब 1650 के आसपास लोगों ने कोशिश किया कि यार हम जानवरों से इंसानों में ब्लड चढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि यार जानवर से हम थोड़ा ब्लड निकालते हैं और हमको ब्लड की कमी है तो हम वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। जैसे कि जो हमको यहाँ पे सीप दिख रही, सीप से, डॉग से, काऊ से, कैटल, बहुत सारी जो अलग अलग जानवर थे उनसे ट्राई किया गया कि यार इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूज करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है करके। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ब्लड वो तो ब्लड जाएगा, क्योंकि उनकी आरबीसी का साइज़ अलग है, उनमें अलग टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंटीजेंस अलग टाइप के हैं, एंटीबॉडीज़ पता नहीं कौन कौन सी है, तो उनका ब्लड तो हमारी बॉडी में कैसे ही चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो वही है कि सिम्टम्स होते थे उल्टी, दस्त, बुखार, या फिर हमको तेज़ बुखार आ जाना, हीमोलाइसिस हो जाना बॉडी के अंदर, कई बार मौत भी हो जाती थी इन सब चीज़ों के चक्करों में, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती थी। और फिर जब अभी जो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद से जब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर के सोचा कि यार जानवरों का तो ब्लड काम नहीं करने वाला है ना, जानवरों से तो नहीं हो सकता है, एक काम करते हैं हम इंसान का ही ब्लड इंसान से चढ़ा करके देखते हैं, ट्रांसफ्यूज करके देखते हैं। तो उनको तो पता नहीं था कि यार ब्लड की कंपेटिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है, ब्लड ग्रुप नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो वो सोचे कि चलो ब्लड चढ़ा के देख लेते हैं। तो ब्लड चढ़ाते थे तो कई बार मरीज़ क्या होता था, बच जाता था, ठीक है। और कई बार मरीज़ क्या होता था, कई बार मरीज़ बच जाते थे, कई बार मरीज़ अचानक से मर जाते थे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर्स को ये लगता था पहले कि यार हो सकता है कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स वालों का ब्लड चढ़ा रहे हैं, मतलब बूढ़े को किसी जवान का ब्लड चढ़ा दे रहे हैं, फिर जवान को बूढ़े का ब्लड चढ़ा दे रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं। उनको एक्चुअल ब्लड ग्रुप की नॉलेज ही नहीं थी। और कई लोग को लगता था कि शायद हम मेल को फीमेल में चढ़ा दे रहे हैं, फीमेल का मेल में चढ़ा दे रहे हैं, ब्लड जेंडर मिसमैच हो जा रहा है, तो ब्लड में कोई दिक्कत हो रही है करके। या फिर बोलते थे कि यार इसका ब्लड ही थोड़ा सा ख़राब है, वीक ब्लड है इसका, इसलिए ऐसा मर गया आदमी करके, ऐसा। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन थे जिनका मतलब कोई ठोस वो था नहीं। तो फिर बाद में, क्योंकि ब्लड ग्रुप के बारे में किसी को पता ही नहीं था उस टाइम पे, तो ऐसे मिसकंसेप्शन चल रहे थे हमारे। फिर टर्निंग पॉइंट हमारा आया 1901 में, जब डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर जो थे हमारे, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे हमारे एक। तो इन्होंने सन 1900 से 1901 के बीच में इन्होंने सोचा कि यार ब्लड जो है, हर इंसान का ब्लड शायद एक जैसा नहीं होता होगा, मतलब ब्लड तो लाल सबका ही होता है, लेकिन हर इंसान का ब्लड एक जैसा नहीं होता, कुछ तो अलग इसमें होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई अलग अलग लोगों का ब्लड लिया, उनकी आरबीसी अलग निकाली और उनका सीरम अलग निकाला, ठीक है। फिर एक व्यक्ति की आरबीसी को दूसरे व्यक्ति के सीरम के साथ मिलाया, ठीक है, और फिर दूसरे व्यक्ति के सीरम की दूसरे व्यक्ति की आरबीसी के साथ मिलाया, ऐसे अलग अलग प्रयोग किए उन्होंने। तो उनको देखा उन्होंने कुछ सैंपल्स में क्लम्पिंग हो रही थी, एग्लूटिनेशन आ रहा था, और कुछ सैंपल में कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो फिर उनको लगा कि यार जिसमें जो क्लम्पिंग आ रही है मतलब ये कंपेटेबल नहीं है, मतलब इसमें दिक्कत हो रही है ब्लड में, और जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा मतलब ये ब्लड हम दूसरे को चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही उनने इसका मतलब निकाला कि यार जिसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है ब्लड में, मतलब वो आपस में कंपेटेबल नहीं है, वहाँ पे आपस में जुड़ जा रहे हैं, हीमोलाइसिस हो जा रही है, तो वो कंपेटेबल आपस में नहीं हो सकते हैं, वो ट्रांसफ्यूजन के लिए डेंजरस है, मतलब उस ब्लड को हम नहीं दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। और जिसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रही, नो एग्लूटिनेशन, मतलब ऐसे जो आरबीसी के यहाँ जो क्लम्प हमको देखा है, क्लम्प बन जाना, उसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और अगर फ्री आरबीसी रहती है, ऐसे अलग अलग दिखती है, तो उसको एग्लूटिनेशन नहीं होती है। तो जो क्लम्प अगर नहीं बन रहे हैं तो वो ब्लड हम दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार कि ब्लड ग्रुप इसके हिसाब से तो 3 टाइप के रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। एक रिजल्ट मिल रहा है कि एक ए, उन्होंने टाइप दिया कि एक व्यक्ति का ए ग्रुप हो रहा है, दूसरे का बी हो रहा है, और दूसरे में दोनों चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं, तो उसका बोल दिया उन्होंने ओ ग्रुप हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस टाइम पे बताया कि ब्लड ग्रुप सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, सिर्फ 3 है ना, ऐसे नहीं जो अपन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि 7-8 टाइप के, वो सब कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ अभी बताया कि हाँ ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ए, जो कि ए वाले को दोगे तो चल जाएगा। एक होता है बी, जो बी वाले में चल जाएगा। तीसरा होता है ओ, जो कि जिसमें ए और बी दोनों नहीं है, तो वो ओ हो गया करके, ठीक है। अभी तक भी ए बी ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी यहाँ पे, है सन 1900 के में जो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर थे, इनने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज नहीं करी थी, इन्हें सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे, एक है ए, एक है बी, एक है ओ। यहाँ पे कहीं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं आ रही है यहाँ पे, है ना, सिर्फ इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप खोजी, ठीक है, जिसका नाम है ए, बी और ओ। ओ मतलब कि 0, कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा। फिर क्या हुआ कि थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, हाँ ठीक है, तो इनके पहले चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे चल चलते हैं। तो जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप जो था वो सन 1902 में डेकास्टलो और इस टुरली
हाँ स्टुली तो है, हाँ डिकास्ट्रो और स्टुली नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिल करके एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की, मतलब एबी ब्लड ग्रुप, जिसमें कि ऐसे आरबीसी जिसके ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो जो हमारे जो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने 3 टाइप के ब्लड ग्रुप खोजे थे कि ऐसी आरबीसी ब्लड ग्रुप, यहाँ ए बी और ओ 3 ब्लड ग्रुप इन्होंने खोजे थे। अब इनमें इन्होंने क्या बताया था कि ऐसी आरबीसी जिसकी सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसकी आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है उसका ग्रुप बी होगा, और जिसकी आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसका ग्रुप होगा जीरो। जीरो मतलब अभी हम उसको ओ बोल दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने जीरो लिखा, जीरो मतलब ओ, कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब इनकी इसके अगेंस्ट में उन्होंने बताया कि यार जो भी लोग होते हैं उनके प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पाई जाती है, जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, मतलब बिल्कुल उल्टा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, और जिसका ब्लड ग्रुप कुछ नहीं है, मतलब ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है, उसकी आरबीसी उसकी सीरम में प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी, ठीक है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं और आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखना है अपन को कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी। जब हम लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना तो नीचे आरबीसी आती है, ऊपर प्लाज्मा आता है, तो जो प्लाज्मा ऊपर आ रहा है ना उसमें एंटीबॉडीज रहती हैं ए बी और ए बी ना, और जो एंटीजेंस होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे चिपके हुए होते हैं। आगे हम अभी डायग्राम भी देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। और जो 1902 में जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसी आरबीसीज भी इनको दिखी जिनके ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन मिल रहे हैं, मतलब ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, और उनके सीरम में जब ए और बी दोनों एंटीजन मिल रहे हैं तो उनके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिल रही है, ठीक है, मतलब कोई भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं, ना ए है ना बी है। तो इस यहाँ से फिर हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चालू हुआ कि ए बी और ओ है ना, यहाँ से हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चालू हुआ जो कि डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया सन 1901 में। तो यहाँ से फिर हमारी थोड़ा सा कंडीशन सुधारना चालू हुई कि हम लोगों ने देखा कि यार 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक बात याद रखने वाली बात है, जो आज के समय में जो हम लोग एंटी सेरा यूज़ करते हैं, ये जो एंटी सेरा हम लोग यूज़ करते हैं, ये उस टाइम 1901-1902 में नहीं बने थे, ठीक है। प्रयोग चालू हो गए थे इनके ऊपर कि यार कुछ ऐसा बनाएं जो कि हमको एंटीबॉडी किसी दूसरे व्यक्ति से न लेनी पड़े, हमको आर्टिफिशियल हम उसको बना सकें करके। तो उसके बाद फिर 1905-1907 में एंटी सेरा बनाने के कार्यक्रम चालू हुआ, ठीक है। उसके पहले जो हम लोग जो ब्लड ग्रुप कर रहे थे, जो इन्हें ब्लड ग्रुप किए वो रिवर्स ब्लड ग्रुप के तौर पे इन लोगों ने किए थे कि मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का प्लाज्मा ले लिया और किसी का आरबीसी ले ली और दोनों को मिला करके क्लम्पिंग करके और हमने बता दिया कि ए एंटीजन है कि बी एंटीजन है, ठीक है, ऐसे। तो उस टाइम एंटी सेरा की खोज नहीं हुई थी, एंटी सेरा की खोज बाद में जाकर के हुई है ना। थोड़ा सा एंटी सेरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटी सेरा की खोज 1901 के बाद हमारी चालू हुई 1905 से 1907 के बीच में कि जो हमारे एंटी सेरा होते हैं इनमें स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि एंटी जो ए होता है इसके अंदर ए एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब कि जो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उससे इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडी होंगी जो कि उससे जाकर जुड़ेंगी और यहाँ पे हमको इस टाइप के क्लम्प देखने के लिए मिलेंगे ब्लड में। तो जो ए एंटी सेरा है, बी एंटी सेरा है, फिर एंटी सेरा डी जो है, ठीक है, इनमें ऐसी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट में हो, ठीक है। और जो ये तो हमने बात कर ली कि कैसे होता है, लेकिन जो हमारा डी एंटी सेरा है वो अभी तक भी खोजा नहीं गया था, मैंने यहाँ दिखाने के लिए रख दिया है, लेकिन डी एंटी सेरा जो है वो 1940 के बाद खोजा गया है। ये जो ए और बी जो थे ये 1905-1907 में खोज लिए गए थे, लेकिन अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं। अभी तक सब लोग सोचते थे कि ब्लड ग्रुप सब 4 टाइप के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ, ठीक है। तो सिर्फ 4 टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये जा रही थी ना कि यार 4 टाइप के ब्लड ग्रुप तो खोज लिए, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो मर रहे थे यहाँ पे। क्यों मर रहे थे? क्योंकि लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाजा नहीं था कि पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है करके। तो 60-70% लोग बच जाते थे, लेकिन जो 30-40% लोग थे उनमें कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते थे, हेमोलाइसिस देखने के लिए मिलते थे और जान भी चली जाती थी कई बार लोगों की। तो ऐसे देखने के लिए मिल रहे थे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार हमने ब्लड ग्रुप की खोज भी कर ली, ए और बी और ओ भी पता कर लिया, फिर भी क्यों मर रहे हैं लोग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट की बात आती है, डॉक्टर वीनर करके। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे जिनने 1901 में खोज की थी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, इन्होंने और डॉक्टर एलेक्जेंडर एस वीनर ने, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दोनों ने मिल करके खोज की यहाँ पे RH सिस्टम की। RH सिस्टम का मतलब होता है RH सिस्टम का मतलब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, वो RH के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप को बताते हैं किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सन 1940 में इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर, कार्ल लैंडस्टीनर और एलेक्जेंडर एस वीनर ने मिलकर के ये RH सिस्टम की खोज करी। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मंकी हैं, रीजस मंकी, जो मंकी के मैंने डायग्राम बना दिया है ना,
तो रीजेस नाम के कुछ मंकी होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया कि उनकी आरबीसीज की सरफेस पे कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मंकीज में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। और जो उनकी आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन पाए जा रहे हैं वही एंटीजन इंसान के आरबीसीज में ही पाए जा रहे हैं करके, है ना। तो दोनों को ब्लड मिला करके भी देख लिया सारी चीज़ें। तो जो एंटीजन उनके आरबीसीज के ऊपर पाया जा रहा था वही एंटीजन इंसान के आरबीसीज के ऊपर ही पाया जा रहा था। तो उस नाम, जैसे मंकी का नाम रीजेस था तो इसके नाम पे ही इसका RH एंटीजन नाम पड़ा। मतलब ऐसा एंटीजन जो कि मंकी के ब्लड की आरबीसीज में पाया जा रहा है और इंसान के ब्लड की आरबीसीज में ही पाया जा रहा है, इसलिए उसको RH एंटीजन बोला गया और उसको आगे चल करके D एंटीजन भी बोला गया। ठीक है, तो D एंटीजन कहाँ से आया, इन साइंटिस्ट ने खोजा 1940 में रीजेस मंकी के ऊपर रिसर्च करके। अब हुआ है कि जो हमारी आरबीसीज हैं उसके ऊपर अब एक और एंटीजन की हमने बात करी कि यार D एंटीजन RH एंटीजन भी होता है। तो अभी तक हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप थे, AB और O। अब हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप हो गए। क्यों? क्योंकि पहले तो सब ब्लड ग्रुप थे, उसके अब पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो गए। अब बात ये होने लगी कि जिसकी आरबीसी की सरफेस पे, यहाँ देखो, जिसकी आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन पाया जा रहा है, यहाँ डायग्राम अपने बनाया हुआ, वो बोलते हैं उसको RH पॉजिटिव हो गया वो। और जिसकी आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है वो हमारा हो गया RH नेगेटिव। तो अब जितने भी टाइप के ब्लड ग्रुप थे, चारों टाइप के, हमारे चारों को हमने बोलने लगे कि यार अब ए जो है अब 2 टाइप का होता है। एक ए ऐसा होता है जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ए नेगेटिव बोलेंगे उसको हम, और जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है उसको बोलेंगे कि ए पॉजिटिव है ये। ठीक है, ऐसे करके ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव हुआ हमारा। ठीक है, तो अब देखिए कि उस टाइम अब क्या हुआ कि अभी जो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव ही होते हैं। मतलब उनका ब्लड ग्रुप में जो है RH एंटीजन्स पाए जाते हैं। और 15% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसके RH नेगेटिव होते हैं। RH नेगेटिव मतलब ए नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है और ओ नेगेटिव भी हो सकता है। अभी जब हम लोग ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कब हम किसी को ए नेगेटिव बोलेंगे, कब बी नेगेटिव बोलेंगे, कब ओ नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे खोज हो रही है इन सब चीज़ों की धीरे धीरे आगे चलते हुए। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया था कि 1940 के पहले जब ट्रांसफ्यूजन किए जाते थे तो उतने ज़्यादा सेफ़ नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था कि हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम तो था, इसके बारे में पता था लोगों को, लेकिन RH सिस्टम की खोज नहीं हुई थी। हमारे जो RH सिस्टम जो होता था, जो बताए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसकी जानकारी थी नहीं 1940 के पहले। 1901 में तो खोज हो गई ABO की, उसके बाद लेकिन 1940 तक हमारे RH की खोज नहीं हो पाई थी। तो क्या होता था, ABO तो मैच हो जाता था लेकिन RH इनकम्पेटिबिलिटी रह जाती थी, मतलब पता नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके बीच में क्या होता था कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे पहले के टाइम पे वो हमारे 60 से 70% ही सेफली ट्रांसफ्यूज हो पाते थे। जो 30 से 40% केस जो हमारे होते थे उसमें रिएक्शंस हमको देखने के लिए मिलती थी। अलग अलग कारणों से रिएक्शंस हो सकती हैं, ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी के कारण भी हो सकती है, RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण भी हो सकती है और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। इस चक्कर में हमारे 30 से 40% केसेस में हमको रिएक्शंस देखने के लिए मिलती थी। और रिएक्शन का मेन कारण ये था कि RH नेगेटिव जो लोग थे उनकी अपन पहचान ही नहीं कर पा रहे थे कि यार कौन RH नेगेटिव है, उसको धोखे से पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिए हमने तो वो तो फिर उसकी बॉडी में रिएक्शन होगी ही, है ना। या फिर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला ब्लड दे दिए तो फिर वही थी कि इस टाइप से हमको बॉडी में रिएक्शन देखने के लिए मिलती थी। तो जब हम लोग को RH की खोज हो गई तो फिर पेशेंट को हम लोगों ने प्रॉपर ब्लड देना चालू कर दिया कि भाई जो जिसका ब्लड है वो वही उसको ब्लड दिया जाए। जब रिएक्शंस होती थी तो इस टाइप के सिम्टम दिखाई देते। जब भी किसी की बॉडी में जब इनकम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब कि उसकी बॉडी में गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसको में बहुत सारी रिएक्शन दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन बनाई हुई हैं, एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड जो है हीमोलाइज होने लगता है, RBC टूटने लगती हैं उसकी। तो फीवर, चिल्स, बैक पेन्स, हाइपरटेंशन, ये बहुत सारे उसके सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर पूरा एक घंटे का लेक्चर लेंगे। तो इन सब जो सिम्टम्स जो हमको दिखते हैं, फेब्राइल, एलर्जिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग मान के चलें कि इस टाइप के सिम्टम्स हमको दिखाई देते थे और फिर अगर से सिम्टम्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का तो फिर डेथ भी हो जाती थी मरीज की जिसको हमें ब्लड दिया गया है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी उनमें जो हीमोलाइटिक डिसीज़ वगैरह भी देखने के लिए मिलती थी। जो बच्चे होते थे, बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट या फिर डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में हमें पढ़ेंगे कि जब मदर जो होती है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, और बच्चा जो हुआ उसका पहला, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, तो बच्चे होते टाइम अगर पॉजिटिव ग्रुप का थोड़ा सा भी ब्लड मदर के अंदर चला गया, ठीक है,
और तो फिर मदर के बॉडी में तो क्या है कि नेगेटिव ग्रुप है, तो उसकी बॉडी में ए और बी सब एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ और डेवलप कर लेती हैं जो कि उस जो पॉजिटिव वाला ब्लड गया है उसके अगेंस्ट में बना लेती हैं। तो जब बेबी होता है, अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ सेकेंड बेबी का, तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो बच्चे के ब्लड में जाकर के अटैक करने लगती है, उनको तोड़ने लगती हैं, उनकी सेल्स को हीमोलाइज करने लगती हैं। तो उस टाइप की डिसीज़ हमको यहाँ पे न्यूबॉर्न में देखने के लिए मिलती थी पहले, जब हमको पता नहीं था कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता है करके, तो हमको तो पता ही नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो जो हीमोलाइटिक डिसीज़ जो बच्चों में होती थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी और हमको पता नहीं था कि क्यों हो रही है करके। बाद में जब नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप की खोज हुई तब हमको पता चला अच्छा ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव है, इसलिए इतनी सारी रिएक्शंस होने मिल रही हैं। तो जब 1940 में हमने RH सिस्टम की खोज कर ली, हमको पता चलने लगा कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि RH टाइपिंग शुरू कर दी, कि हम लोगों ने ब्लड ग्रुप दोनों देने लगे। एंटीसेरा डी सीरम आ गया, जिससे कि जो एंटीसेरा डी सीरम जो होता है, जब जो मदर होती है उसको लगा दिया जाता है तो जो उसका बच्चा होता है वो सेफ हो जाता है और मदर के बॉडी में भी कोई रिएक्शन नहीं दिखती है और बच्चे के बॉडी में भी कोई रिएक्शन नहीं दिखती। तो वो एंटीसेरा एंटी डी सीरम जो होता है वो एक इंजेक्शन होता है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी सेफली तरीके से होने लगे, जो बहुत ज़्यादा पहले रिस्क था कि 30-40% तो हमारे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते थे, मतलब सिम्टम आते थे, लोग मर भी जाते थे। अब वो हमारा जो केस था वो 95 से 98% तक पहुंच गया हमारा, कि 98% से 95% तक हम लोग यहाँ पे सेफ ट्रांसफ्यूजन होने लगे। अब दिक्कत नहीं जा रही थी, लेकिन अभी भी अपने सोच सकते हैं कि 95 से 98 ही क्यों है, 100% क्यों नहीं हो जा रहा है ना, 100% क्यों नहीं हो सकता भाई ये, ठीक है। 100% होने के लिए हमको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात नहीं करी है। 1940 तक बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा ए बी और ओ और ए बी के पॉजिटिव नेगेटिव से भी और अलग टाइप की चीज़ है ना। उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद वाली स्लाइड में, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जो ब्लड ग्रुप की खोज करी है अभी तक, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे अपनी लैब में, पता कैसे लगाएंगे किसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप की जो टाइपिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप करेंगे। जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग होती है वो लगभग लैब में सभी लोग करते हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन हैं उनको तो पता होगा, या फिर स्कूल में भी हमारी जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग होती है कराई जाती है, तो ये तो सबको पता होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में होता है कि जो सेल की टाइपिंग करते हैं हम लोग की, जो RBC है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। मतलब डायरेक्ट एंटीजन का पता लगा लेना है ना, डायरेक्ट एंटीजन का पता लगा लेंगे तो जो एंटीजन होगा वो हम बोल देंगे वो उसका ब्लड ग्रुप है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग को रिक्वायरमेंट है कि पेशेंट की हमारे पास RBC होनी चाहिए, ठीक है। और हमको हमारे पास नॉन एंटीसेरा होना चाहिए। नॉन एंटीसेरा मतलब जो हमारे लैब में भी हम लोग को आसानी से मिल जाते हैं, एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी, तो हमारे पास एंटीसेरा ए और एंटीसेरा बी होना चाहिए, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए। और RH टाइपिंग के लिए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमारे पास एंटीसेरा डी होना चाहिए, ठीक है, एंटीसेरा डी। ABO ब्लड ग्रुप अलग है और RH टाइपिंग अलग है ना। दोनों को हम लोग अभी जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं कि ABO और RH। अभी जब किसी ने अपनी ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें दो चीज़ें लिखी रहती हैं, कि एक है कि आपका ABO क्या है एंड आपका RH क्या है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग के, इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं ABO एंड RH बोला जाता है, कि ABO आपका क्या है और RH क्या है आपका, RH पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ABO क्या है, AB या फिर O या फिर AB क्या है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से रिपोर्टिंग होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को अलग अलग सेपरेट पढ़ा रहे हैं। फिर हम लोग इकट्ठा भी कंबाइन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे AB को अलग पढ़ेंगे और RH को अलग पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो हमारे क्या करते हैं, हमको पेशेंट की RBC चाहिए। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हम लोग तो EDTA ब्लड से डायरेक्ट होल ब्लड से लगा लेते हैं। होल ब्लड से लगाया जा सकता है, लेकिन होल ब्लड से अच्छी जो एक्यूरेसी रहती है वो हमारी RBC से मिलती है, और RBC को अगर नॉर्मल सलाइन से बॉस कर लें तो और अच्छी एक्यूरेसी मिलती है हमारी, क्योंकि हम लोग जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ वगैरह जो हमारी बॉडी ब्लड में होती है उनको हम लोग हटा देते हैं। तो अगर पेशेंट की हम RBC को लें और RBC में हम लोग एंटीसेरा ए और एंटीसेरा बी डालें और उसको मिलाएं, तो उसमें हमको क्लम्प्स देखने के लिए मिलेंगे। और जो हमको क्लम्प देखने के लिए मिलेंगे मतलब ऐसे हमारा जम जाना ब्लड, यहाँ पे ब्लड जमा नहीं हुआ, यहाँ पे हमको थक्के दिख रहे हैं ब्लड के, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्लूटिनेशन हो जाना, क्लम्पिंग देखने मिलना ब्लड की। तो जब हमको ब्लड की क्लम्पिंग देखने मिलती है, तो जिस टाइप की हमको क्लम्पिंग देखने मिलेगी हम लोग वो बोल देंगे उसका ब्लड ग्रुप वो है। कैसे मिलेंगे देखने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल लेंगे, उसमें RBC अलग निकालेंगे और RBC कैसे स्पॉट बनाएंगे, दो स्पॉट बनाएंगे, एक यहाँ रखेंगे एक यहाँ रखेंगे, एक को मार्क करेंगे A और एक को मार्क करेंगे B, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंटीसेरा A मिलाएंगे एक में और एक में मिलाएंगे एंटीसेरा B,
और उसको अच्छे से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम लोग उसमें अग्लूटिनेशन देखेंगे कि अग्लूटिनेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि अगर ए में अग्लूटिनेशन आती है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए, बी में अग्लूटिनेशन आती है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है बी, और ए और बी दोनों में अग्लूटिनेशन आ जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। और अगर दोनों में ब्लड अग्लूटिनेशन नहीं आ रही है, मतलब क्लम्प नहीं बन रहे हैं, ए में भी नहीं बन रहे, बी में भी नहीं बन रहे, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है जीरो, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ओ हो जाता है उसका। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग से 4 टाइप पता कर लिए ब्लड की कि कौन सा टाइप है। अब फिर हम लोग करते हैं RH टाइपिंग। RH टाइपिंग हम लोग एंटीसेरा डी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंटीसेरा डी है ना, एंटीसेरा ओ नहीं है यहाँ पे, है ना, एंटीसेरा डी यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एंटीसेरा डी जो होता है उसका यूज़ करते हैं, और अगर उसमें क्लम्पिंग आती है तो फिर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है, इसमें हम लोगों ने डाला हुआ है एंटीसेरा ए ब्लू कलर का जो दिख रहा है, एंटीसेरा बी जो कि हमको येलो कलर का दिख रहा है, साथ में ब्लड मिक्स है उसके। तो इन दोनों को डालने के बाद हमको पता चला कि इसमें ए में क्लम्प आ रहे हैं, बी में क्लम्प नहीं आ रहे हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप जो है ए है। अब फिर लास्ट वाले हम लोगों ने एंटी डी डाला, जो एंटी डी है उसको डाला, तो वो उसमें क्लम्प आ गए। अगर क्लम्प आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। तो अब इससे हमारे पता चला कि ब्लड ग्रुप ए है उसका, और ए जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा हो गया ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग हम लोगों ने देख ली कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग और भी सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे कि अगर ए के साथ क्लम्प आया है डी में तो ए पॉजिटिव बोल दिया, अगर बी में क्लम्प आता और बी के साथ हमारे डी में क्लम्प आ जाता तो हम लोग बोल देते इसका बी पॉजिटिव है। ए और बी दोनों के साथ क्लम्प आता, मतलब दोनों में क्लम्प आ जाता और इस वाली स्लाइड में भी क्लम्प आ जाता, तो हम लोग बोलते हैं ए बी और उसका ए बी पॉजिटिव है। अब देखो ओ हमारे जो है दोनों में क्लम्प नहीं आ रहे हैं, ए में भी नहीं आ रहे हैं, बी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ डी में क्लम्प अगर आता तो हम लोग बोलते हैं उसका RH पॉजिटिव है, मतलब उसका O पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली इसको O पॉजिटिव बोलना नहीं चाहिए, इसको RH पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग O पॉजिटिव बोल देते हैं इसकी, क्योंकि O पॉजिटिव आ रहा है। मान लो कि इसमें भी क्लम्प नहीं आता, ए में भी, बी में भी क्लम्प नहीं आता और डी में भी क्लम्प नहीं आता, तो अब उसका जो है O तो है लेकिन नेगेटिव वाला O हो गया, तो O नेगेटिव उसको बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग सीधे हम लोग एंटीजन का पता कर रहे हैं जो कि RBC के ऊपर हैं प्रेजेंट, तो हम लोग को फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग की। थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में होता है कि हम डायरेक्ट RBC के ऊपर जो एंटीजन है उनको पता नहीं करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि जो प्लाज्मा है उस पर कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अगर जो भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी उसके अगेंस्ट में दूसरा उसमें ब्लड ग्रुप होगा। सिंपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो है ये RBC है, गोल जो हमारी दिख रही है, इसके ऊपर जो एंटीजन गोल गोल हमको दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे ए एंटीजन। ठीक है, अब हमारी दूसरी RBC है जिसके ऊपर जो हमको चौकोर हमको एंटीजन दिखाई दे रहे हैं वे हमारे हैं बी एंटीजन। ठीक है, तो अगर किसी की RBC में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ग्रुप होगा ए, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ग्रुप होगा बी। ठीक है, और ए और बी जो हमको जो गोल वाले और जो हमको स्क्वायर वाले दोनों एंटीजन दिख रहे हैं, तो मतलब ये हमारा है कि ए और बी दोनों एंटीजन है इसकी RBC की सरफेस पे, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अब देखो जो तीसरी वाली जो RBC है इसकी सरफेस पे ना हमको ए एंटीजन दिखाई दे रहा है ना बी एंटीजन दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो RBC है इस पर ना ए एंटीजन भी नहीं बी एंटीजन भी नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ हमारा। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में हमारे क्या होते हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि हमने बताया कि ए ग्रुप वाले के अंदर बी एंटीबॉडी होगी, बी वाले के अंदर ए एंटीबॉडी होगी, जिसका ए बी ग्रुप है तो दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी उसकी बॉडी में नहीं होगी, और जिसका ओ ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जैसे कि रिवर्स ब्लड ग्रुप में हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप नहीं पता चलता है, उसके लिए हमको RH लगाना पड़ता है, लेकिन हमको यहाँ पे ए बी और ओ या फिर ए बी है वो हमको यहाँ पे रिवर्स ब्लड ग्रुप में पता चल जाता है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए, हमारे पास होना चाहिए कि ए RBC और बी RBC होनी चाहिए, मतलब कोई हमारे पास कोई पेशेंट हो या फिर कोई एक ऐसा हमारे पूल सेल्स आती हैं ए और बी की, तो हमारे पूल सेल्स हों जिसका हमको पहले से पता हो कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, और ऐसी सेल्स हों जिनका पता हो हमको कि इसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब RBCs हमारे पास होनी चाहिए जिसका हमको ब्लड ग्रुप पहले से पता हो। जैसे कि ए और बी दोनों RBC हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों RBC को एक एक ड्रॉप यहाँ पे रखेंगे, ए RBC रखेंगे बी RBC रखेंगे। यहाँ पे एंटीसेरा यूज़ नहीं करते हम लोग, जैसे कि हम लोग जब फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे एंटीसेरा यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे हमको एंटीसेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिर्फ पेशेंट के सीरम और RBC से हम पता लगा लेते हैं कौन सा ग्रुप है उसका। तो अब यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने क्या किया कि
यहाँ पे ए वाली हम लोगों ने आरबीसी रखी, यहाँ पे बी वाली आरबीसी रखी, मतलब जिसको हमको पहले से पता है कि इसका ग्रुप है। ये आरबीसी पेशेंट की नहीं है ना, ये आरबीसी हमारे पास जो पहले से थी जिनका हमको ब्लड ग्रुप पता था वो आरबीसी है। तो हम लोग ने यहाँ पे रखी ए आरबीसी, यहाँ पे रखी बी आरबीसी जिसका हमको पहले से ग्रुप पता है। ठीक है, अब हम उसमें डालेंगे पेशेंट का सीरम। जब हमने पेशेंट का सीरम इसमें डाला तो हम लोगों ने यहाँ पे पेशेंट का सीरम एक ड्रॉप डाला, यहाँ पे पेशेंट का सीरम एक ड्रॉप डाला, तो यहाँ पे जो है क्लम्प बना लिए। तो जब ए एंटीजन से मिलती है तो वो क्लम्प बना लेती है, मतलब जो सेम एंटीबॉडी और एंटीजन मिलेंगे तो वो क्लम्प बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर ए में क्लम्प हमारा बना है तो उसकी बॉडी में ए एंटीबॉडी होगी। तो ए एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप वालों के अंदर होती है? ए एंटीबॉडी होती है हमारे बी वालों ग्रुप के अंदर, तो हमारा जो ग्रुप है वो बी हो जाएगा। देखो समझो एक बार बात को कि हमने यहाँ ए आरबीसी ली, यहाँ पे बी आरबीसी ली। अब हम लोगों ने पेशेंट का सीरम डाला। अब पेशेंट के सीरम या फिर पेशेंट के प्लाज्मा में जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो उस एंटीजन से जाकर रिएक्ट कर लेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सीरम है उसके अंदर ए एंटीबॉडी है, तो उसने ए आरबीसी से जाकर रिएक्ट कर लिया है, ए एंटीजन वाली आरबीसी से रिएक्ट कर लिया है। तो हमको पता चल गया कि उसके सीरम के अंदर या फिर उसके प्लाज्मा के अंदर हमारी ए एंटीबॉडीज है। तो ए एंटीबॉडी है तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। यहाँ पे उल्टा चलता है ना, जिसमें क्लम्प आता है वो नहीं होता है, उसका उल्टा होता है, क्योंकि हम लोग एंटीबॉडी देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखो दूसरे सिनेरियो में हो ये रहा है कि हमारा बी वाला जो है बी आरबीसी में क्लम्प बन रहे हैं, बी आरबीसी में क्लम्प बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रही है बी एंटीबॉडी। अब किसी की बॉडी में अगर बी एंटीबॉडी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि बी एंटीबॉडी है उसके अंदर, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखो तीसरे सिनेरियो में देखो कि उस व्यक्ति की जो आरबीसी में हमारे ए आरबीसी में भी रिएक्शन हो रहा है, बी में भी हो रहा है, क्योंकि उसके सीरम में ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ए और बी एंटीबॉडी कब प्रेजेंट रहती है? जब किसी पेशेंट का ओ ग्रुप होता है। तो अगर ए और बी दोनों में क्लम्प आ रहे हैं तो उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उल्टा चल रहा है, यहाँ पे रिवर्स लगा रहे हैं क्योंकि हमें ना। अब चौथा सिनेरियो हमारा ये होगा कि हमारे जो है ए आरबीसी में भी क्लम्प नहीं आएंगे, बी आरबीसी में भी क्लम्प नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, और ए और बी दोनों एंटीबॉडी उस पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट नहीं है। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है उसके सीरम में, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो इस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे ए बी या फिर ओ हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं ब्लड ग्रुप। तो ये रिवर्स हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे एंटी सीरा की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास एंटीबॉडी होनी चाहिए जिसका ग्रुप ए हो और हमारे पास उसका ग्रुप एक का ग्रुप बी हो। दोनों टाइप की एंटीबॉडी हम लोग आरबीसी यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पेशेंट का सिर्फ हम लोग सीरम डालेंगे, पेशेंट की आरबीसी भी हमको नहीं चाहिए है। ठीक है, हम लोग सिर्फ पेशेंट के सीरम या पेशेंट के प्लाज्मा से भी हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बस बात वही कि पेशेंट का सब सीरम हमारे पास है तो उसकी जो है उसका वो पता नहीं चलेगा हमको कि उसके क्या बोलते हैं उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव पता करने के लिए हमको यहाँ पे आरबीसी को हमको क्या करना पड़ेगा कि आरएच से टेस्ट करना पड़ेगा, कि हम लोग उसकी आरबीसी क्या करेंगे, एक ड्रॉप आरबीसी लेंगे और आरएच से हम लोग एंटीसीरा डालेंगे, एंटीसीरा डी, और उसको बता देंगे उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया हमारा रिवर्स। अब बताओ किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर कर दूँगा। ठीक है, दोनों ब्लड ग्रुपिंग में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन अगर से हो तो। ठीक है, क्योंकि अगर से हमको ये दोनों ब्लड ग्रुप यहाँ पे समझ में आएंगे जो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स से समझे हुए हैं अभी, तो फिर हमको बॉम्बे ब्लड ग्रुप समझ में आएगा, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लेक्स में जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आसानी से समझेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग कुछ और मेथड्स होती हैं ब्लड ग्रुप पता करने की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक होती है टेस्ट ट्यूब मेथड। अब इस टेस्ट ट्यूब मेथड में कुछ खास है नहीं है, वैसे ही है। हम लोग वहाँ पे एक स्लाइड ले रहे थे, उसमें एक ड्रॉप ले रहे थे ब्लड, और यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब लेंगे और ट्यूब में लेंगे हम लोग एंटीसीरा, जो हम लोगों ने ए बी जो हमारा एंटीसीरा होता है वो हम लोग ट्यूब में लेंगे और उस पर डालेंगे एक ड्रॉप ब्लड। और यहाँ पे जब क्लम्प आएगा तो जिसमें भी क्लम्प आएगा वो हम बता देंगे वो ब्लड ग्रुप है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सेम ही है जैसे हम लोग स्लाइड में करते थे वैसे ही हमारे ट्यूब में करना है हमको। बस क्लम्प आएंगे तो पॉजिटिव है, नहीं आएगा तो नेगेटिव है। ठीक है, तो एक होती है ट्यूब मेथड, दूसरी होती है जेल कार्ड मेथड। अब जेल कार्ड मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जेल भरा हुआ होता है। तो मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। तो हमको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जेल भरा हुआ है और जेल के साथ हमारा एंटीसिरा है। यहाँ पे जेल भरा हुआ है, जेल के साथ एंटीसिरा है, यहाँ पे जेल भरा हुआ है उसके साथ एंटीसिरा भी है। तो इसमें होता ये है कि हमको यहाँ पे ब्लड डालना पड़ता है। हमारा जो पूरा एंटीसिरा यहाँ से यहाँ ऊपर से एंटीसिरा यहाँ नीचे तक रहता है और यहाँ से जेल भरा हुआ रहता है। और जेल भी ऐसा नहीं रहता है, उसमें छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। जेल हम लोग बोल जरूर रहे हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा थिक होता है थोड़ा सा, है ना।
तो जब हम लोग यहाँ पे सैंपल डालते हैं, ब्लड सैंपल डालते हैं, तो इन कार्ड में पहले से एंटीसीरा भरा हुआ रहता है। तो हम लोग को यहाँ थोड़ी थोड़ी आरबीसी हमको यहाँ पे डालनी पड़ती है और इस कार्ड को हमको इंक्यूबेट करना पड़ता है 15 मिनट से 30 मिनट के आसपास। ठीक है, 15 मिनट से 30 मिनट हम उसको इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में, और उसके बाद इस कार्ड को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसकी अलग से मशीन आती है सेंट्रीफ्यूज करने की, तो उसमें हम लोग कार्ड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि जो आरबीसी क्लम्प नहीं बनाई हुई हैं वो नीचे चली जाती हैं हमारी, यहाँ पे ऊपर नहीं दिखाई देती हैं। और जिस आरबीसी में क्लम्प बना हुआ है हमारे इसमें हमारे जो एंटीसीरा के साथ, तो वो आरबीसी ऐसे ऊपर फंस जाती हैं। आरबीसी क्लॉट बन गया है, क्योंकि क्लॉट नीचे जा नहीं सकता है जेल में, ऊपर ही रह जाएगा क्लॉट हमारा, तो क्लॉट ऊपर रह जाता है। तो हम लोग इससे पता लगा लेते हैं जो क्लॉट हमको ऊपर दिख रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे कि अब देखो, इसमें क्लम्प नहीं बना है, इसमें क्लम्प नहीं बना है, इसमें क्लम्प बना हुआ है हमारा, डी वाले में क्लम्प बना हुआ है, और डी वाले में क्लम्प बना हुआ है, इसका मतलब हुआ इसका ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है। और ए में क्लम्प बनता है और डी में क्लम्प बनना, तो हम बोल देते हैं ए पॉजिटिव है। तो जिसमें भी क्लम्प बन के आरबीसी ऊपर रह जाती उसका वो ब्लड ग्रुप रहता है। तो इसमें आरबीसी ओ में हमारी रह गई, तो इसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कार्ड का यूज़ करके हम लोग बता देते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो एक हमारी हो गई ट्यूब मेथड, दूसरी हमारी हो गई कार्ड मेथड। जो हमारी ऑटोमेटिक जो मशीन होती है, इस मशीन में हमको ये करना रहता है कि हमको कुछ खुद से कुछ नहीं करना रहता है। जो हमारी मशीन जो रहती है वो सारी चीज़ें करती हैं, यहाँ तक कि हमारे ब्लड ग्रुप लगाने से लेकर के, हमारे रिवर्स ब्लड ग्रुप लगाने से लेकर क्रॉस मैच करना हो गया, कूम्स टेस्ट लगाना हो गया, डायरेक्ट कूम्स, इनडायरेक्ट कूम्स। तो जो भी सारी प्रोसीजर ब्लड बैंक में हमारी होती है, चाहे ब्लड ग्रुप के साथ साथ और भी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन करती है। जैसे कि हमने ये जेल कार्ड जो देखे थे, ऐसे ही जेल कार्ड इसके अंदर रहते हैं। जेल कार्ड अलग अलग टाइप के आते हैं, एक रिवर्स ब्लड ग्रुप के आते हैं, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप के आते हैं, कूम्स टेस्ट करने के ब्लड ग्रुप कार्ड आते हैं, और क्रॉस मैच करने के भी कार्ड आते हैं। तो क्रॉस मैच हो, चाहे कूम्स हो, चाहे हमारा रिवर्स ब्लड ग्रुप हो, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप हो, सब टाइप के कार्ड इस मशीन के अंदर लगाए जाते हैं। तो जो भी टेस्ट हमको करना है, बस हमको इसमें सैंपल देना है, और सैंपल दे करके कमांड देनी है कि हमको एक काम करना है कि हमको इसका फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप लगाना है, रिवर्स लगाना है, इसका क्रॉस मैच करना है किसी दूसरे पेशेंट के साथ। तो पेशेंट और डोनर दोनों का ब्लड यहाँ रख देंगे तो वो क्रॉस मैच भी कर देगा हमारा। अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है तो फिर वो कूम्स टेस्ट भी लगा देगा हमारा। तो सारी जो मशीन होती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ये सारी चीज़ें करके देती है हमारी। और जो भी आउटपुट रहेगा इसका हमको मॉनिटर में दिखाई देगा, इसमें पेशेंट के नाम के साथ पूरी उसकी जानकारी रहेगी, और जिससे हमारा काम जो है एक साथ हम यहाँ पे 50-50 लोगों का यहाँ पे, और 20 से 50 लोगों का हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एरर के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं यहाँ पे मैनुअल करने की अपेक्षा। तो एक हमारी मेथड होगी फुल्ली ऑटोमेटिक वाली, जो हम लोग सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर से हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है मॉलिक्यूलर टाइपिंग। मॉलिक्यूलर टाइपिंग में एक ही फ़ायदा होता है कि हम लोग यहाँ पे ब्लड के अलावा हम लोग और भी चीज़ों से हम लोग यहाँ पे ब्लड का पता कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है उस व्यक्ति का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्लड का यूज़ कर सकते हैं, हेयर रूट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बक्कल सेल्स होती हैं हमारी गाल की, उन सेल्स का यूज़ करके भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है। जैसे कि मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं, CID में, तो मूवी वगैरह में हम लोग देखते हैं कि किसी का हेयर सैंपल मिलता है तो उससे बता देते हैं क्या ग्रुप है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम लोग बता सकते हैं क्या ग्रुप है। कैसे पता चलता है? जो हमारे हेयर का जो हेयर रूट होता है, जहाँ से हम लोग हेयर निकलता है, वहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और जो हमारी बक्कल जो होती है सेल्स, वहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स का हम लोग यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं, और उसकी PCR करके हम लोग यहाँ पे उन जीन्स का पता लगा लेते हैं, जो जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड ग्रुप क्रिएट करने के लिए, कि अगर ए वाले जीन्स मिल रहे हैं, बी वाले मिल रहे हैं, AB वाले दोनों मिल रहे हैं, है ना। जो भी जीन्स हमको मिलते हैं उन सेल्स में, उससे हम पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे जीन्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी जो रिसर्च मेथड, रिसर्च का तौर पे है ये, या फिर जो फॉरेंसिक वाले रहते हैं उनके काम की चीज़ है। जो मॉलिक्यूलर टाइपिंग होती है ब्लड ग्रुप की, ये फॉरेंसिक वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन हम लोग को जानकारी रहनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं करके। ठीक है, चलो, तो एक ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग समझते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि सबसे पहले बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज हमारे इंडिया में हुई थी, जिसमें मुंबई हमारा जो आता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या हुआ कि हमारा जो मुंबई जो शहर है हमारा, पहले उसको बॉम्बे बोला जाता था, इसलिए इसका जो ब्लड ग्रुप का नाम था बॉम्बे रखा गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। इसमें होता है कि 1952 की बात है कि मुंबई में एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में क्या हुआ कि एक पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, तो उसका ब्लड ग्रुप दूसरे एक O पॉजिटिव वाले व्यक्ति से मैच नहीं कर रहा था। तो पता किया कि क्यों नहीं मैच कर रहा, भाई दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, दोनों का O है, तो फिर मैच क्यों नहीं हो रहा है करके। तो फिर उनने और चीज़ें देखी उसमें, तो उनको पता चला कि
हमारे जो एंटीजन्स होते हैं ए और बी और ए बी एंटीजन, आर एच एंटीजन, इनके अलावा भी एक एंटीजन हमारी आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एच एंटीजन। अब वो एच एंटीजन सबके जितने भी लोग हैं सबके आरबीसी की सरफेस पे रहता ही है, ठीक है। हमारे जो एच एंटीजन है, कुछ जो लोग हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पे नहीं रहता है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग देखें कि जो लगभग 7,000 से 10,000, हम लोग 10,000 मान के चलते हैं कि हर 10,000 में से एक बंदा ऐसा होगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी आरबीसी की सरफेस पे एच एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब जिसकी आरबीसी की सरफेस पे एच एंटीजन नहीं पाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा डीप डाउन चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, क्योंकि जानना जरूरी है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे फिनोमेना जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आरबीसी की सरफेस में जब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं इसकी, तो हमको ओ टाइप दिखता है ब्लड, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इनमें ही हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है। कैसे आता है? हम जब लोग नॉर्मल ब्लड ग्रुप करते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोग इस से समझ सकते हैं। देखो हम लोग जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेजर ही निकाल लिए जाए, ठीक है। देखो जो हमारा एच एंटीजन होता है, जो हमको यहाँ पे स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे से स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे एच एंटीजन के स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा एंटीजन ए है या फिर एंटीजन बी है, इन्हीं जो स्पाइक्स रहते हैं इनके ऊपर ही रहता है। मतलब जो हमारा है, जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर ए एंटीजन नहीं होगा तब तक उसके ए और बी एंटीजन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ए एंटीजन, जैसे हम लोगों ने जब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तो हम लोग को ये पता था कि जो आरबीसी बनती है वो पहले इरिथ्रोब्लास्ट से बनेगी, है ना। तो जो इरिथ्रोब्लास्ट है, मतलब जो पहले की जो स्टेज है, पहले क्या बनना चाहिए? तो पहले जो होते हैं आरबीसी की सरफेस पे एच एंटीजन बनते हैं, और इसी एच एंटीजन के ऊपर बनते हैं हमारे ए एंटीजन, ए बी एंटीजन, बी एंटीजन, जो भी एंटीजन होते हैं ए और बी और ए बी, वो सारे एंटीजन इसी एच एंटीजन के ही ऊपर बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो एंटीजन्स होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ग्लूकोज ही होती है एक प्रकार की, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहते हैं हमारे। तो ये जो एंटीजन्स हमारे हैं, ये एंटीजन जो एच एंटीजन हमारा है, पहले एच एंटीजन बनेगा जब बच्चे जब पेट में रहता है, जब पैदा होता रहता है, तो पहले एच एंटीजन्स बनते हैं जो कि उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर रहते हैं, फिर उस एच एंटीजन के ऊपर ही ए एंटीजन, बी एंटीजन, फिर ए बी एंटीजन बनेंगे। अब जब किसी की बॉडी में एच एंटीजन रहेगा ही नहीं, तो उसकी बॉडी में ए और बी एंटीजन बनने का तो सवाल ही नहीं है। तो होता यह है कि जब किसी की बॉडी के अंदर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है, जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है, तो उसका ग्रुप ए नहीं हो सकता है क्योंकि ए एंटीजन बनेगा ही नहीं, बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें बी एंटीजन भी नहीं बनेगा, ए बी ग्रुप भी उसका नहीं हो सकता है क्योंकि बी एंटीजन तो एच एंटीजन तो है ही नहीं ना। तो फिर होता यह है कि उसका ब्लड ग्रुप आता है ओ पॉजिटिव आ सकता है, ओ नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति का ब्लड बैंक में ओ ग्रुप आता है, चाहे ओ पॉजिटिव आए या फिर ओ नेगेटिव आए, तो उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप करना जरूरी है। अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम उसका नहीं करेंगे तो हम उसका बता नहीं सकते हैं कि उसको दूसरे ओ पॉजिटिव वाले का ब्लड लगेगा भी कि नहीं लगेगा। हो सकता है उसके में एच एंटीजन प्रेजेंट ही ना हो, एच एंटीजन सबके में रहता है, हर 10,000 में से किसी एक व्यक्ति का ही एच एंटीजन नहीं पाया जाता है, बाकी सब में एच एंटीजन होता है, लेकिन जिसके में एच एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं, ये देखो जो ए वाला व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप है ए, इसकी सरफेस पे भी स्पाइक्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ए पॉजिटिव हो गया। बी वाले में भी स्पाइक दिखाई दे रहे हैं, बी पॉजिटिव हो गया। ए बी वाले में भी ए और बी एंटीजन दोनों दिखाई दे रहे हैं, साथ में एच एंटीजन भी है, तो ए बी ग्रुप हो गया इसका। अगर सिंगल एच एंटीजन है तो उसका ग्रुप हो जाएगा ओ, और आर एच एंटीजन है तो आर एच ओ पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसकी बॉडी पे, मतलब कि यहाँ पे ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, एच एंटीजन भी नहीं है, हाँ आर एच एंटीजन हो सकता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, लेकिन एच एंटीजन इसकी सरफेस पे नहीं रहेंगे। एच एंटीजन नहीं रहेंगे तो ना ही ए एंटीजन होगा, ना ही बी एंटीजन होगा, ना ही एच एंटीजन होगा। कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका होगा नो एंटीजन। अब नो एंटीजन वाला जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसका, कोई भी एंटीजन नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है। ए बी एच कोई एंटीजन नहीं है उसकी बॉडी में। अब इसका उल्टा एंटीबॉडी में होता है कि अगर से किसी व्यक्ति के में, जैसे हमने बताया था, ए होता है तो बी एंटीबॉडी होता है, बी होता है तो ए बी एंटीबॉडी होता है, ठीक है, ओ होता है तो ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। लेकिन अगर उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो उसके में ए एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी, और साथ में एंटी एच एंटीबॉडी भी होगी। मतलब कि जो एच हमारा एंटीजन होता है इसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी भी इसके सीरम में पाई जाती है, प्लाज्मा में इसमें देखने के लिए मिलती है हमको, तो एच एंटीबॉडी भी देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से हमको क्या होता है कि हमको बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पता चलता है, ठीक है।
लैब में कैसे टेस्ट करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखो बॉम्बे फिनोटाइप क्यों पैदा होता है, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी का बन ही क्यों रहा है, क्योंकि जब हमारा जो भी ग्रुप है, जैसे कि हमारा ए है, ए बनने के लिए भी IA करके एक एंटीजन जीन होता है। जैसे हम लोग जब थैलेसीमिया, फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे सिकलिंग पढ़ रहे थे, वहाँ भी जीन डिफेक्ट हमने पढ़ा हुआ था। हमारी जो मैंने पहले ही बताया हुआ कि जो हमारी बॉडी की हर एक चीज़ है, हर एक सेल से लेकर के कोई भी चीज़ हो, वो हर एक एंटीजन पे ही डिपेंड, जीन पे ही डिपेंड करती है, हमारे क्रोमोसोम और जीन्स पे ही डिपेंड करनी है चीज़ें। वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट आया तो फिर डिफेक्ट हो जाएगा। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, जो H एंटीजन को बनाने वाला जो जीन है, जिसको हम लोग H जीन बोलते हैं, FUT1 जीन का नाम है, तो वो एंटीजन वो जो जीन है वो जीन होता ही नहीं है, या फिर होता नहीं है, या फिर होता भी है तो डीएक्टिवेट होता है। अगर ये जीन जो हमारा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है H एंटीजन बनाने के लिए, अगर वो जीन है नहीं या फिर है तो डीएक्टिवेट है, तो वो जीन एंटीजन हमारा बनेगा ही नहीं। और एंटीजन नहीं बनेगा तो एंटीजन हमारी RBC की सरफेस पे पाया ही नहीं जाएगा, और जब वो एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो A और B एंटीजन भी दोनों नहीं पाए जाएंगे हमारे। तो इस टाइप के लोगों में जिसमें जीन डिफेक्ट होता है, फिर जीन अब्सेंट होता है हमारा, उनको हम लोग बॉम्बे ब्लड ग्रुप में काउंट करते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं, हर 10,000 में से एक व्यक्ति का बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो सकता है। हमारे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग देखने के लिए मिलते हैं बाकी देशों की अपेक्षा, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग सब जगह पाए जाते हैं और बहुत रेयर होते हैं। इसलिए जब भी किसी का बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो ब्लड बैंक में उसको स्पेशली नोट करके रखा जाता है कि अगर कभी बाई चांस किसी ऐसे व्यक्ति हमको मिला जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप हुआ और उसको ब्लड की ज़रूरत हुई, तो फिर इस व्यक्ति का ब्लड हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे किसी का तो लगेगा नहीं, AB OB वो किसी का नहीं लगेगा उसको ब्लड। जो हम लोग बोलते हैं ना कि O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में O नेगेटिव वालों का भी नहीं लगता है ब्लड, है ना, ऐसा होता है। तो वही है कि O नेगेटिव वाले में भी हमारा H एंटीजन प्रेजेंट होगा। H एंटीजन यूनिवर्सल है, सब में रहेगा, चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसका, A से लेकर के जो हमने 8 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, AB O नेगेटिव, सभी में H एंटीजन सब में प्रेजेंट रहता है ना। तो हम लोग जो पढ़े हैं ना कि यूनिवर्सल डोनर होता है, O नेगेटिव होता है साथ के लिए बाकी लोगों के लिए, लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है ना। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में से बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का ही लगेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि AB जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, किसी का ही ब्लड ले सकता है, लेकिन जो AB हमारा है वो हमारा इसका ब्लड ग्रुप, इसका जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, AB जो है हमारा, वो हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले सकता है AB तो, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज तो कोई नहीं है ना, एंटीजेंस है। लेकिन ठीक है चलो, AB वाला भी हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का नहीं ले सकता, कि इसमें NTH है हमारा, और AB वाले में भी हमारा NTH होता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का कोई भी जो हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है, और ना ही जो हमारा A नेगेटिव जो हमारा O नेगेटिव जो हमारा बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर है, वो भी हमारे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता है। तो जो यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट वाली कहानी है वो यहाँ आके फेल हो जाती है हमारी बॉम्बे ब्लड ग्रुप में आकर के। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि लैब में कैसे डायग्नोस करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप डायग्नोस करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के बॉडी में A एंटीजन भी नहीं है, उसकी RBC की सरफेस पे B भी नहीं है, H भी नहीं है। ठीक है, तो जब A कोई एंटीजन नहीं है तो RBC की सरफेस पे क्या दिखाई देगा, कोई भी एंटीजन नहीं दिखाई देंगे। तो ABO करने पे उसका ग्रुप दिखाई देगा हमको O, मतलब कि A और B दोनों एंटीजन नहीं दिखाई देंगे, तो उसका ग्रुप दिखाई देगा O पॉजिटिव हो सकता है, O नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर स्पेशल टाइप का हम लोगों ने क्या डेवलप किया, हम लोगों ने डेवलप किया NTH। जैसे कि हमारे पास NTA होता है, NTB होता है, NTD होता है, ऐसे एक और हमारे पास एक एंटीसीरा आता है, इसको लैक्टिन भी बोला जाता है। जो लैक्टिन है हमारा NTH जो हमारा है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर से किसी के उसके मतलब RBC की सरफेस पे H एंटीजन पाया जा रहा है, मान लो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है ना, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा चलता है यहाँ पे। जैसे कि किसी की हम लोगों ने यहाँ A लगाया है, B लगाया है, A और B दोनों नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, और जो D आ रहा है, D मतलब O पॉजिटिव तो आ रहा है इसका, हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है NTH। NTH का मतलब होता है इसकी जो RBC की सरफेस पर उस पर NTH पाए जा रहे हैं। तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बताओ, इसका ब्लड ग्रुप होगा O पॉजिटिव, क्योंकि इसमें NTH प्रेजेंट है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है, NTH प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो एंटीसीरा H है वो ये बताने का काम करता है कि NTH है कि नहीं है। NTH होगा मतलब H एंटीजन होंगे, तो ये सीरा डालने पे उसमें क्लम्प आ जाएगा, क्लम्प आ जाएगा तो मतलब उसकी बॉडी, उसकी जो RBC की सरफेस पे H एंटीजन प्रेजेंट है, तो मतलब उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है। अब होगा ही जब किसी का बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला जो पेशेंट होता है, तो जब उसके RBC में हम लोग NTH डालते हैं तो वहाँ पे क्लम्प नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में तो RH जो H एंटीजन है वो प्रेजेंट ही नहीं है।
एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके में जो है क्लम्प नहीं बनेंगे, हमको क्लम्प नहीं बनेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप हमको बोलेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खास बात ये होती है कि ए और बी या फिर ए बी इनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं आते हैं, जो ओ वाले जो मरीज होते हैं उनमें ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव वाला व्यक्ति हो वो, ठीक है। अगर एच वाले में हमारे क्लम्प नहीं आ रहा है तो मतलब उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, और एच वाले में क्लम्प आ रहा है तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है वो। क्यों? क्योंकि अगर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो ही क्लम्प बनेंगे, और एच एंटीजन है तो मतलब वो हमारा नॉर्मल व्यक्ति है, और एच एंटीजन जब नहीं है तब बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्लम्प नहीं आएंगे। इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट से समझ लेना, स्लाइड देख लेना तो और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपन को। लैब में हम लोग दो मेथड से इसका पता लगा सकते हैं। देखो, फॉरवर्ड से पता नहीं लगा सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे इसका, ए बी और ओ वाला जो हम लोग करते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। एच अगर नहीं लगाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा भाई कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, जब तक हम लोग एच अलग से ना लगाएं, ठीक है। लेकिन रिवर्स में हमको पता चल सकता है, बिना एच डाले हमको रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में पता चल सकता है कि इसका कौन सा ग्रुप है। कैसे? रिवर्स में होता ही था कि हम लोग जब ब्लड ग्रुपिंग कर रहे थे तो हमको ए और बी डाल रहे थे, लेकिन जब हमको अगर पता करना है कि किसी का एच एंटीजन है कि नहीं तो हम लोग उसका ओ वाली सेल्स भी डालते हैं। ओ वाली सेल्स डालेंगे तो हमारा क्या होगा कि ए और बी और ओ तीनों सेल्स में क्लम्पिंग हमको दिखाई देगी, रिएक्शन दिखाई देगी, ठीक है, जब हम लोग रिवर्स ब्लड ग्रुप करेंगे। और जब हम लोग लैक्टिन टेस्ट करेंगे जो एंटी एच वाला होता है तो उसमें हमको क्लम्प नहीं दिखाई देंगे। क्लम्प नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, नेगेटिव होना बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव होना नॉर्मल ब्लड ग्रुप कहलाता है इसमें। तो मेरे ख्याल से बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबको समझ में आ गया होगा और हमारे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो हम उसमें क्लास ख़त्म होने के बाद भी कमेंट में रिप्लाई करके उसको हम आंसर दे देंगे। मतलब कोई भी जो व्यक्ति हमारे जो ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है इसके बारे में। किसी का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हम उसको कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई कर देंगे। और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग अभी क्लास में लिंक शेयर करूँगा गूगल मीट के, तो वहाँ पे गूगल मीट में ज्वाइन करके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने समझे हैं सारी चीज़ों को। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो हमको वहाँ पे पूछ लेंगे, तो हम लोग उसके आंसर अच्छे तरीके से कर देंगे अभी। और जो दोबारा समझाना होगा तो दोबारा समझा भी देंगे, और इससे हम लोग 20 MCQ लगभग आज सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि हमको ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा हुआ है ब्लड ग्रुपिंग का, हिस्ट्री से लेकर के अभी तक की सारी चीज़ें, वो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं करके, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं अभी हम लास्ट में जाते जाते कि जो हमारा कहाँ गया, ठीक, जब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो हम लोगों ने अभी क्या ब्लड ग्रुप पढ़े हुए हैं कि हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप हमारे इतने ही टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के हमने ब्लड ग्रुप पढ़े कि 8 टाइप के ब्लड ग्रुप देखे, ठीक है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड रुकिएगा। कहाँ गया यार, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलो हम लोग ऐसी बात कर लेते हैं। देखो, हम लोग ने अभी ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन से ब्लड ग्रुप की बात करी, हम लोग बात करी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, हमने बात करी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की, हमने बात करी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, हमने बात करी रिवर्स ग्रुपिंग की, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे हमने बोला ना एबीओ के अलावा भी हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी एक ग्रुप होता है, वैसे ही एबीओ और बॉम्बे के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा, अगर किसी का ए पॉजिटिव आ रहा है तो उसका A1 पॉजिटिव भी एक आता है। ब्लड ग्रुप के सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि A1 ए का ही सब टाइप है, मतलब ए अगर किसी का ग्रुप है तो उसका A1 टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो A1 जो होता है उसका ब्लड ए वालों को नहीं लगता है। तो A1 भी होता है, A2 भी होता है, A3, A4, A5, A6 भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे सब ग्रुप भी हैं ए के, जो कि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन के साथ हमारे दिखाई देते हैं। तो सब ग्रुप्स होते हैं, ए के भी होते हैं, ओ के भी सब ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं हम लोग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए हम लोग उसके बारे में नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन होते हैं। हमको इतना पता होना चाहिए कि यार ए के भी सब ग्रुप होते हैं। तो जैसे कि अब ए का सब ग्रुप हो गया तब तो एक और ब्लड ग्रुप बढ़ गया, A1 भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो, जैसे मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को बेसिक जितने लगभग हमारे 99% लोग इन ग्रुप्स में कवर हो जाते हैं हमारे, ठीक है। 99% लोग, बाकी कुछ लोग बचते हैं जो कि कवर नहीं हो पाते, तो फिर वो हम लोग को उसको स्पेशली फिर उनके लिए अलग से हम लोग जो ये एंटी सीरा वाली कंपनीज जो होती है, जैसे कि हमको यहाँ पे सामने जो एवेंटोर का दिख रहा है या फिर जो ट्यूलिप्स जो कंपनियाँ होती हैं, इन कंपनीज के पास स्पेशल एंटी सीरास होते हैं
जो कि उनको भी सब टाइप्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जब जो भी ब्लड बैंक्स होते हैं वो उनका कॉन्टैक्ट टाइप होता है इन कंपनीज से, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप कंप्लीट नहीं हो, उनके पास तो ब्लड क्रॉस मैच करने के लिए ही आते हैं कि इस व्यक्ति को ब्लड देना है। अब वो उस व्यक्ति के पास ब्लड देने के लिए आया वो, तो उसका ब्लड मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब उसका ए पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ए पॉजिटिव वाले का ही मैच नहीं कर रहा है, उसका क्रॉस मैच ही नहीं हो रहा है, तो उसका A1 लगा लिया उसने, तो A1 उसका नेगेटिव आ रहा है, तो A2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसका पता नहीं कौन सा हो सकता है, फिर भी मैच नहीं कर रहा है A1 में भी वो। तो फिर उस टाइप के ब्लड ग्रुप में हम ब्लड उसको नहीं देते हैं क्योंकि रिएक्शन हो सकती है, तो उसका ब्लड फिर भेजा जाएगा बाहर जो कंपनीज होंगी उनके पास कि भाई ब्लड ग्रुप इसका कंफर्म करके बताओ, तो फिर वो लोग कंफर्म करके बताते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। एबीओ के अलावा और सिस्टम होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के, जैसे कि कैल, डफी, एमएनपी, तो कुछ और भी ब्लड ग्रुपिंग के टाइप हैं, उनके बारे में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लास में चलते हैं, हमारी ऑनलाइन वाली क्लास में, सब लोग उसमें आओ और हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, और हम लोग पढ़ते हैं MCQs मेन जो हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग गुड बाय बोलते हैं सभी लोगों को, और सब लोग मिलो अभी क्लास में हमको तुरंत पे, ठीक है। इसको करते हैं क्लिक।